नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एक संदिग्ध शकील को एटीएस ने हिरासत में लिया है। ई रिक्शा चलाता है शकील और शकील को एटीएस ने हिरासत में लिया है। लखनऊ के बुद्धा पार्क से इस शख्स को हिरासत में लिया गया है। मुशीर की निशानदेही पर लगातार एटीएस छापेमारी कर रही है और निशानदेही के आधार पर इस शख्स को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। एटीएस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जब ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था, जब इसकी हिरासत में इसको एटीएस की तरफ से लिया जा रहा था, वहां पर मीडिया कर्मी पहुंचे थे तो स्थानीय लोगों ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की है। मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़ दिए गए हैं। लखनऊ के बुद्धा पार्क से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। शकील नाम बताया जा रहा है उस शख्स का जिसको हिरासत में लिया गया। फिलहाल उससे पूछताछ हो रही है और बताया यह भी जा रहा है कि जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी वहां पर मीडिया की टीम भी थी, तो कई मीडिया कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की है, उनके कैमरे तोड़ दिए गए हैं। और जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो ई रिक्शा चलाता है। शकील उसका नाम बताया जा रहा है और जो इसकी जो हिरासत में लिया गया है उससे फिलहाल हिरासत में लेकर अब पूछताछ होगी। मुशीर जो आरोपी है उसकी निशानदेही पर एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है और शकील को जो हिरासत में लिया गया है, बताया ही जा रहा है कि मुशीर के ही निशानदेही पर शकील को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि लगातार लखनऊ के काकोरी घटनाक्रम के बाद एटीएस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में कई सारे लोगों पर नजर भी है, कई सारे लोगों को पकड़ने की कोशिश हो रही है। छापेमारी लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जारी है, कई लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच लखनऊ में एक ई रिक्शा चलाने वाले शकील नाम के शख्स को हिरासत में एटीएस ने लिया है। शकील की जो हिरासत हुई है वो बताया जा रहा है कि मुशीर की निशानदेही पर हुई है। शकील के बारे में अभी जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि ये ई रिक्शा चलाता है और बुद्धा पार्क जो लखनऊ में है वहीं से इसे हिरासत में लिया गया है। इसके साथ साथ कुछ स्थानीय लोगों ने यहां पर मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की है। मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़े गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जो बड़ी अपडेट इस वक्त की है, लखनऊ के बुद्धा पार्क इलाके से शकील नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। शकील ई रिक्शा चलाता है और मुशीर की निशानदेही पर शकील को हिरासत में लिया गया है। तो ये एक और कार्रवाई यहां पर एटीएस की तरफ से की गई है। एक ई रिक्शा चलाने वाले शख्स को हिरासत में लिया गया। फिलहाल उसका लिंक क्या है यह भी तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन एटीएस के पास कहा यह जा रहा है कि कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत रहे हैं जिसके बाद इसे हिरासत में लिया गया है। इस वक्त मेरे साथ नीलेश चौहान जुड़ रहे हैं लखनऊ से इसी पर अपडेट के लिए। नीलेश, क्या कुछ अपडेट इस मामले में आपके पास है? देखिए, जिन दो अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, मुनिहाद और नजीर को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से लगातार एटीएस के रडार में कई लोग थे। अब शकील नामक ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। अगर शकील की बात करें तो शकील के ऊपर गंभीर आरोप है कि शकील, ये वही गली है जिसमें शकील का घर है, वजीरगंज थाना क्षेत्र है। इसको जनता नगरी बोला जाता है इस जगह को। इससे कुछ दूरी पर शकील का घर है। फिलहाल अभी जब अंदर न्यूज वन इंडिया की टीम गई थी उस दौरान भी मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चमनगंज में जिस पिस्टल का जिक्र किया गया था कि चमनगंज में मुशीर को जिस पिस्टल को मुहैया कराया गया था उसका करता करता पूरा शकील था। तो सवालों के घेरे में लगातार जो जनता नगरी के लोग हैं वो भी है। कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि जांच में साफ होगा कि शकील की क्या कुछ भूमिका रही है। फिलहाल शकील को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। उसके अलावा शकील के ऊपर आरोप है कि जिस तरीके से कश्मीर का जो कलेक्शन निकल कर आया, कश्मीर में तौकीद नामक व्यक्ति के संपर्क में ये लोग थे। उत्तर प्रदेश में आगामी 20 तारीख को ये बड़े हमले करने वाले थे जिसमें शकील का भी नाम आ रहा है। सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो 20 तारीख को होने वाले हमले में शकील का जो ई रिक्शा था वो इस्तेमाल होना था। तो ये वही गली है, यहाँ से कुछ भीतर अंदर शकील का घर है जहाँ पर उनका परिवार रहता था। 10 का घर बना है। घर में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो करीब 10 से 12 लोग घर के अंदर मौजूद है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से परिवार के लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बनाया गया वो काफी दहशत का माहौल बन गया था शकील के घर के बाहर का। फिलहाल इस समय जो स्थानीय पुलिस है वजूदगंज की वो
यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे प्रकरण की, जब से 11 तारीख को जब मुदीर को और मिनहाज को गिरफ्तार किया था एटीएस ने, जिसके बाद उनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जांच पड़ताल में अभी तक जो तथ्य सामने आया उसमें यही कहा जा रहा है कि उनके संपर्क में कानपुर के साथ साथ लखनऊ के तमाम लोग साथ में थे, जिसके साथ साथ मिलकर ये एक बड़ी आतंकी साजिश रच रहे थे। आगामी 20 तारीख को इन्होंने एक प्लान किया था कि लखनऊ के अंदर जो मंदिर इनकी तरफ से चिन्हित किए गए थे, वही एक जो है साप्ताहिक बाजार का, जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है, भीड़ जुटती है, वहां पर ये ई रिक्शा के माध्यम से बमब्लास्ट करने वाले थे, जिसमें तमाम लोगों की जाने जा सकती थी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को नाकाम कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से आज वकील को गिरफ्तार किया एटीएस ने, एटीएस की गिरफ्तारी के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं शकील के परिवार के समर्थन में है, शकील के समर्थन में है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब एटीएस जांच पड़ताल शकील के साथ करेगी तो क्या कुछ तथ्य सामने निकल कर आते हैं, कितनी सच्चाई निकलती है। लेकिन जिस तरीके से माहौल उनके परिवार की तरफ से बनाया गया वो बिल्कुल भी बनाया नहीं जाना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र कहीं से जाकर भी कवरेज कर सकती है। उनके परिवार का भी वर्जन मीडिया के कर्मी लेना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से मारपीट की गई और धक्का मुक्की की गई, उसके बाद जैसे तस्वीरें दूसरी ओर से मैं दिखाऊंगा कि मीडिया कर्मियों की धक्का मुक्की की खबर जब स्थानीय पुलिस को लगी तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचा है। अब अंदर की तरफ ये लोग कॉलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे गली में दहशत का माहौल बना था। आगे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, आगे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे पुलिस की एक टोली है जो आगे बढ़ रही है, शकील के घर की तरफ बढ़ रही है। अब से कुछ देर पहले ही मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट होने के साथ साथ मीडिया कर्मियों से कैमरे तोड़े गए थे। जिस तरीके से शकील की गिरफ्तारी हुई है, शकील के ऊपर गंभीर आरोप है, उसी के तहत जो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, लगातार शकील के घर के बाहर जाकर कवरेज कर रहे थे, उनके परिवार का वर्जन ले रहे थे, आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि शकील आखिर क्या करता था, कब से यहाँ रह रहा था। इन तमाम सवालों के जवाब देने के बजाय मीडिया कर्मियों की पिटाई कर दी गई। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि शकील जब उनसे एटीएस पूछताछ करेगी तो क्या कुछ वो उगलते हैं, क्या कुछ वो जानकारी देते हैं, क्योंकि अभी तक की जो पड़ताल में शकील का नाम आया उसमें शकील जो मिनहाज अलकायदा का आतंकी था, मुदीर था, उसको जो है व्यवस्थाएं मुहैया कराते थे, चाहे वो पिस्टल हो या फिर आगे चल के मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको आगे की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल। ये गली है, इसी गली के अंदर करीब 300 मीटर अंदर शकील का घर था, जहाँ शकील का पूरा परिवार रहता। शकील के परिवार का कहना है कि शकील ई रिक्शा चलाकर घर का पालन पोषण करता था। वहीं अगर हम दूसरे आतंकी मुसीर की बात करें तो मुसीर भी ई रिक्शा चलाने का काम करता था। तो एटीएस लगातार इन लोगों से पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पूरे प्रकरण में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो यहाँ पर नीलेश मारपीट क्यों की गई? जो मीडिया कवरेज है उससे क्या लोगों को दिक्कत थी? देखिए, स्थानीय लोगों का और परिवार का कहना है गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जिस तरीके से शकील को आतंकी बताया जा रहा है, ये आतंकी बता रही है, ये सब मीडिया का किया धरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया तो सच दिखाने का प्रयास करता है। सच दिखाने के लिए मीडिया के लोग शकील के घर के बाहर पहुंचे थे, उनके परिवार के लोगों से बात कर रहे थे। उसी दौरान धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, कैमरे तोड़े गए, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर वो शकील के परिवार के लोग चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और मीडिया निष्पक्ष तरीके से कवरेज कर सके, तो उनको मीडिया कर्मियों से बातचीत करनी चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए। देखने वाली बात होगी कि जब एटीएस आज उनको उठाकर ले गई है तो उनसे जब पूछताछ होगी तो शकील क्या कुछ जो तथ्य यहाँ पर नीलेश ये एक हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। अगर एटीएस ने पूरे लखनऊ में किसी एक पर्टिकुलर शख्स को उठाया है या हिरासत में लिया है तो एटीएस ऐसे किसी को तो उठाएगी नहीं। एटीएस के पास कुछ ना कुछ पुख्ता जानकारी होगी, उसी के आधार पर उठाया होगा। ये बात स्थानीय लोग क्यों नहीं समझ रहे? से मिनहाज और मुसीर से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में मिनहाज और मुसीर ने ये बताया कि उनका सहयोगी शकील, जो कि कानपुर के चमनगंज में अच्छी पकड़ रखता है, वहीं से जो पिस्टल उनके घर से बरामद हुई थी उसकी डील शकील ने कराई थी और शकील ने कराया था। उसके अलावा जो चाकू उनके घर से बरामद हुई थी, जो धारदार चाकू थी जिसके हमले से एक बार में गर्दन को अलग किया जा सकता था,
वो चाकू भी शकील के थ्रू चमनगंज से खरीदी गई थी। ये पूछताछ में मुनहाज और मुसीर ने कबूला है। उसी के बाद एटीएस ने शकील को गिरफ्तार किया है। शकील को गिरफ्तार करने के बाद ले गई है। अब इनसे भी कड़ाई से पूछताछ होगी, क्योंकि मुनहाज और मुसीर ने पूछताछ में तमाम चीजें कबूली है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो स्लीपर सेल्स है वो काम कर रहे हैं। अलकायदा के स्लीपर सेल्स अलग अलग जनपदों में काम कर रहे हैं, जिसके तहत एटीएस की कई टीमें, चाहे हम लखनऊ की बात कर लें या कानपुर की बात करें या फिर हम संभल की बात करें, बिजनौर की बात करें, जहां जहां से तार जुड़ रहे हैं वहां एटीएस की टीमें लगातार जाकर छापेमारी कर रही है। फिलहाल लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ से 3 लोगों को अभी तक हिरासत चलिए में लिया नीलेश, गया नीलेश है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, नीलेश बने रहिएगा। तो इस वक्त तो पुलिस भी पहुंची है उस गली में जहां से एटीएस ने शकील को हिरासत में लिया है। अगर अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में कई सारे पढ़े लिखे लड़के लापता हुए हैं और अब उन लापता युवकों का ब्यौरा पुलिस तलाश रही है। खुफिया एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं। संभल के शहीद अख्तर उर्फ अमरुल मंडी का नाम भी इसमें सामने आया है। अमरोहा में पढ़े लिखे लापता युवकों का ब्यौरा अब खुफिया एजेंसियां तलाश कर रही हैं कि वो कहां हैं, वो कहां गए हैं। मुरादाबाद मंडल के 5 जिलों पर खुफिया एजेंसियों की नजरें हैं। विशेष तौर पर अमरोहा को लेकर विशेष अलर्ट किया गया। खुफिया एजेंसी 2018 में एनआईए ने अमरोहा से एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा था और उसके बाद बताया जा रहा है कि इस इलाके से कई ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे युवक हैं जो लापता हैं और अब उन लापता युवकों के बारे में खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। खुफिया एजेंसियां इसको लेकर अब उनके डिटेल्स खंगालने की कोशिश कर रही है। अमूमन ये देखा जा रहा है कि आज की तारीख में पहले ये देखा जाता था कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले गरीब तबके के लोग, कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इसमें जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है वो बदल गया है। पढ़े लिखे लोगों की भी इसमें संलिप्तता नजर आ रही है। कई हाई प्रोफाइल मामले में पढ़े लिखे बाकायदा इंजीनियर्स तो अमरोहा में कई सारे ऐसे युवक हैं जो लापता हैं। सभी जो युवक हैं वो पढ़े लिखे हैं और इन पढ़े लिखे लोगों, लड़कों के, विशेष तौर पर युवकों के लोकेशन क्या हैं, ये कहां गए हैं, इसके पीछे वजह क्या है, इसको लेकर खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद मंडल के 5 जिले यहां पर विशेष तौर पर खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं और उन 5 जिलों में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर अमरोहा जैसे जिला है। प्रदीप कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमरोहा से, हमारे संवाददाता, इसी पर अपडेट के साथ। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है इस मामले में प्रदीप, आपके पास? देखिए, मैं बताया था मुरादाबाद के 5 मंडलों को लेकर जो है, और अमरोहा जनपद एक ऐसा है जिसके आतंकियों से लगातार पहले भी तार जुड़े हुए नजर आए थे और पहले भी छापेमारी अमरोहा जनपद में लगातार कई बार की गई थी। और अभी जो सूत्रों से खबर मिली है तो ये खबर सूत्रों से मिल पा रही है कि जो है खुफिया विभाग जो अमरोहा जनपद से लगभग करीब 10 से 15 बच्चे जो गायब हैं बताए जा रहे हैं और उनका जो है ब्यौरा लगा है कि ये बच्चे कहाँ हैं और क्यों गायब हैं। इसकी लेकर जानकारी खुफिया विभाग गोपनीय तरीके से, अपने तरीके से कर रहा है। अभी इसमें अधिकारी कोई भी कुछ कहने से कतरा रहा है। जी, लेकिन अगर लड़के गायब हुए हैं, अगर बड़े संख्या में युवक गायब हुए हैं तो उनके परिजनों को जरूर पता होगा। परिजनों से भी क्या पूछताछ हुई है कहीं पर? जी देखिए, बता दूं, अभी हमारी उनसे जो परिजन है उनसे कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन हम उनसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे बात करने की। अभी तो सिर्फ सूत्रों से हवाले से ये खबर मिल रही है कि जो है अमरोहा से लगभग 10 से 15 मतलब प्रदीप, अभी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रही है, डाटा इकट्ठा कर रही है। खुफिया एजेंसियों की तरफ से किसी परिवार के लोगों से पूछताछ नहीं हुई है? जी, अभी खुफिया एजेंसी की तरफ से अभी कोई भी परिवार से जाके कोई खुफिया एजेंसी नहीं मिली है। अभी सिर्फ डाटा उनका कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि अमरोहा एक ऐसा है, अमरोहा में पहले भी 2018-19 में कई आतंकी पकड़े गए थे और अमरोहा के सैदपुर, इम्मा और बांसखेड़ी गांव और लगातार अमरोहा की बात करें तो अमरोहा के एक मदरसा सहित कई मोहल्लों पर छापेमारी की गई थी और आतंकी भी गिरफ्तार किए गए थे 2018-19 में। तो अभी अगर हम स्थानीय पुलिस की बात करें तो जब 2018-19 में घटनाएं हुई उसके पहले भी इस तरीके की खबरें आती रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, तो पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं 12 महीने यहाँ पर अलर्ट रहता होगा। जी देखिए, पुलिस प्रशासन की बात करें, इस समय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है अमरोहा में, लेकिन कुछ भी कहने से वो कतरा रहे हैं, बचते नजर आ रहे हैं।
ठीक है प्रदीप, आप मेरे साथ बने रहिएगा। नीलेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, अभी अगर हम बात करें जिस जगह से शकील को एटीएस ने उठाया है, उस जगह की स्थिति क्या है? अभी एक जो थोड़ी देर पहले वहां के लोगों में गुस्सा था, नाराजगी थी, पुलिस अब वहां पर पहुंच चुकी है, तो क्या वहां पर अब स्थिति सामान्य हो गई है? बिल्कुल, अगर हम शकील के घर के आसपास की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिवार के लोग और स्थानीय लोगों ने मिलकर मीडिया कर्मियों को पीटा और उनके कैमरे तोड़े, एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर मोहल्ले वाले और परिवार के लोग मानते हैं कि शकील जो है बेगुनाह है, तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि किसी भी बेगुनाह को किसी भी हालत में किसी भी मुकदमे में न फंसाया जाए। तो ऐसे में सरकार के ऊपर और जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर भरोसा रखना होगा। अगर इस तरीके से मारपीट होती है और इस तरीके से मीडिया कर्मियों को गली से भगाया जाता है तो जरूर ये सवाल उठेगा कि आखिर शकील को बचाने के लिए लोग क्यों इतना ज्यादा जो है परेशान हो रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक की जो जांच में सामने आया उसमें साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि जो आतंकी मिनहाज और मुसीर थे, जिनको पहले ही 11 तारीख को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ में मिनहाज और मुसीर ने यह कबूला है कि शकील उनके लिए काम करता था। कानपुर के चमनगंज इलाके से जिस तरीके से पिस्टल की खरीद फरोख्त हुई, चाकुओं की खरीद फरोख्त हुई, उसमें जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ शकील ने पूरी अपनी अहम भूमिका निभाई थी और पिस्टल की डील की शकील के द्वारा कराई जाने के साथ ही हमारे सूत्र बताते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि आगामी 20 तारीख को जो शकील ई रिक्शा चलाते हैं, उन्हीं के ई रिक्शा से लखनऊ के 3 जगहों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 2 धार्मिक स्थल थे और एक साप्ताहिक बाजार था जहां पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। ऐसे में उस जगह पर शकील के ई रिक्शे को इस्तेमाल करके एक बम ब्लास्ट करना था और बम ब्लास्ट करके एक दहशत का माहौल बनाना था। लेकिन उससे पहले शकील को भी यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। अब इनसे भी कड़ाई से पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं और जो कड़ियां हैं वो जुड़ेंगी। अभी तक अगर हम बात करें तो राजधानी से 3 लोगों को हिरासत में यूपी एटीएस ने लिया है। उसके अलावा सूत्रों की माने तो कानपुर से कई लोगों को हिरासत में लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है, क्योंकि कानपुर का भी नाम जोर शोर से इस पूरे प्रकरण से जुड़ा है। वहीं अगर हम जनपद अमरोहा को देखें तो अमरोहा के भी कई नौजवान जो कि पढ़े लिखे हैं वो बिना बताए वहां से गायब हो गए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां वहां पर भी पड़ताल कर रही है। एटीएस की नजरें अमरोहा जनपद पर जुड़ी हुई है। वहीं अगर हम जनपद संभल की बात करें तो उमर अलमंडी का नाम जब से निकलकर सामने आया है, क्योंकि इन दोनों को तैयार करने वाला, अलकायदा का स्लीपर सेल बनाने वाला उमर अलमंडी, जो कि पेशावर में बैठकर इनको दिशा निर्देश देता है और जो इंटरनेट की ऐप के माध्यम से इनसे चैट करता था। इंटरनेट की जो चैट होती थी उसको डिकोड कर पाना काफी मुश्किल होता था, इसलिए उसी पर कोडिंग के जरिए इन लोगों से बात करता था और इन्हीं लोगों के जरिए जो कट्टरपंथी लोग थे उनको और जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था कि एक लंबी पेरियड उत्तर प्रदेश में तैयार की जाए, अलकायदा के स्लीपर सेल तैयार किए जाए, ताकि 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत विभिन्न जनपदों में, चाहे हम अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, इन तमाम जगहों के मैप भी इन आतंकियों के पास से बरामद हुए हैं जहां पर हमले की साजिश उनकी तरफ से रची गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि शकील पूछताछ में क्या कुछ कबूलता है, क्या शकील के जानने वाले या शकील के और साथी लखनऊ में रहकर इस तरीके की घटना में शामिल थे। अगर शामिल थे तो जाहिर सी बात है आने वाले 24 घंटे में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई राजधानी लखनऊ में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बात करें अगर हम एडीजीएलओ की, तो एडीजीएलओ भी लगातार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए जो भी संदिग्ध दिखेगा उससे पूछताछ जरूर की जाएगी। तो पूछताछ करनी इसलिए भी जरूरी है जो मैप इनके पास से बरामद हुए हैं, चाहे हम लखनऊ की बात करें, अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, ये तमाम संवेदनशील इलाके हैं जिनके मैप इनके पास से बरामद हुए, जिसके बाद एटीएस ने और गहनता से पड़ताल करना शुरू कर दिया है। फिलहाल 3 लोगों को राजधानी से ऑफिशियली तौर पर उठाया गया है और पूछताछ जारी है, जबकि 2 लोगों के खिलाफ यूपी एटीएस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया है, जिसमें उमर अगर हम बात करें मुसीर की या फिर मिनहाज की, लोगों को प्राथमिक तौर पर आरोपी बनाया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ के रिमांड पर लेने के 24 घंटे पहले ही इन लोगों ने कबूला था कि राजधानी में इनके तार जुड़े हैं। इसी का नतीजा है कि शकील को आज उठाया गया है। हालांकि अभी नहीं, अगर नीलेश क्या अभी यूपी एटीएस का जो पूरा फोकस है वो उत्तर प्रदेश में भी है? क्योंकि हम जिस दिन ये घटना हुई थी काकोरी में रविवार के दिन, उसके बाद से लगातार हम बात कर रहे हैं कि इसके जो लिंक्स हैं वो विदेशों तक तो फैले हैं ही, देश के भी अलग अलग हिस्सों में इनके लिंक्स होंगे, इनके स्लीपर सेल्स होंगे, इनके मददगार होंगे। अभी यूपी एटीएस का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर इनका जो मॉड्यूल है, इनके जो स्लीपर सेल के लोग हैं, इनके जो मददगार हैं, उन्हीं को टारगेट करना है।
पहले प्राथमिक तौर पे तो वही जरूरी है यूपी एटीएस के लिए भी और सुरक्षा के लिहाज से भी कि इनका जो मॉड्यूल है पहले उसकी पड़ताल की जाए, उनकी पहचान की जाए और खासतौर पर इनके जो स्लीपर सेल चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी में हो या कानपुर में हो, संभल में हो या अन्य जनपदों में हो, उनको चिन्हित करना, उनको गिरफ्तार करना सबसे पहले जरूरी है क्योंकि यही लोग अलकायदा के लिए एक बड़ी लंबी जो है एक संगठन तैयार करने वाले थे। उत्तर प्रदेश में पेशावर में बैठकर उमर हलमंदी उनको जो है दिशा निर्देश जारी कर रहा था। ऐसे में ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि राजधानी में इतना बड़ा नेटवर्क कैसे तैयार किया गया इतने दिनों से, ये लोग क्या क्या रेकी कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम मुसीर और मिन्हाज की बात करें तो मिन्हाज और मुसीर ने गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले पूरे उत्तर लखनऊ का जो है दौरा किया था, चाहे वो विधानसभा के पास का रास्ता रहा हो, राजभवन के आसपास का रास्ता रहा हो। सूत्रों की माने तो तमाम जगहों की पड़ताल इन लोगों के द्वारा की गई थी कि आगामी 15 अगस्त को इनको एक के बाद एक दर्जनों बम ब्लास्ट राजधानी में करने थे। उससे पहले ही इनको गिरफ्तार किया गया, शकील को गिरफ्तार किया गया है। शकील से जब पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं और कड़ियां जुड़ेंगी, चाहे वो राजधानी से हो, कानपुर से हो, संभल से हो, बिजनौर से हो या फिर अमरोहा से हो। चलिए नीलेश आप मेरे साथ बनी रहेगा। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से। प्रदीप, अगर हम बात करें खुफिया एजेंसियों की तो अमरोहा पुलिस से क्या किसी तरीके का संपर्क साधा गया है? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, क्योंकि लोकल पुलिस के जरिए ही वो तमाम जानकारी इकट्ठा कर रही होंगी खुफिया एजेंसियां। देखिए, हमने अपने सूत्रों से इस बारे में जब जानकारी की तो अभी तक जो है खुफिया एजेंसी द्वारा जो है लोकल पुलिस का कोई भी संपर्क नहीं साधा गया है। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि अगर खुफिया एजेंसी इनसे संपर्क साध गया, उनके परिजनों से मिलती तो यहाँ पे अमरोहा से आतंकियों से जुड़े तार नजर साफ आएंगे, बड़े पैमाने पर आतंकियों का खुलासा होगा। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बुद्धा विहार इलाके से एक संदिग्ध को एटीएस ने हिरासत में लिया है। एटीएस ने उसको उठाया है और जिस वक्त उसे हिरासत में लिया गया उस दौरान मीडिया कर्मी मौजूद थे। तो मीडिया कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने वहां पर मारपीट की है, कुछ लोगों के कैमरे भी तोड़े गए हैं, जिसके बाद अभी स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।